अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं। ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर, सिटी ऑफ लव लाहौर, हिस्ट्री से भरपूर, यानी यहाँ आपको जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त मैं पहुँचा हूँ शालामार बाग या शालीमार बाग, और आज मैं आपको बताऊँगा बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प यहाँ की फैक्ट्स शालामार बाग के बारे में। जित तू वसदी उठ जान मेरी, लिखा खत ना तय सच्चा तू के मैं। फाइनली हमने टिकट ले लिया और ये 20 रुपीज़ का टिकट है, 20 रुपए का। मेरा ख्याल है इस महंगाई के दौर में ये बड़ा इकोनॉमिकल है। और अब हम अंदर एंटर होंगे। अच्छा, यहाँ पार्किंग का एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है, यानी अगर आप अपनी कन्वेंस पे आते हैं तो पार्किंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। ये हम इसकी मेन एंट्रेंस है और इसमें हम एंटर होंगे। अच्छा, ये हम एंटर हो गए मेन शालामार बाग के अंदर, और ये सामने जो बिल्डिंग है ये अर्दे बेगी मैंने दोबारा जब इनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कंप्लेंट सेंटर, यानी उस दौर में अगर किसी को कुछ शिकायत होती थी तो यहाँ आके वो एनरोल कराता था, दर्ज करवाता था। अच्छा, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक कार है। जो बच्चे अगर या कुछ ऐसे लोग जो पूरा इस बाग को खुद पैदल चल के नहीं घूम फिर सकते, तो उनके लिए ये है कि वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको शालामार बाग के बारे में बता दूं कि शालामार बाग या शालीमार बाग ये वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को का इदारा है, जो वर्ल्ड हेरिटेज यानी आसार कदीमा की उसमें अपने इसको एनरोल करता है, उसमें ये बाग शामिल है। शालामार या शालीमार का ये पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब है किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे, किसी अच्छी जगह पे रहना। ये टोटल जो एरिया है वो 80 एकड़ के का रकबा है, और इसमें नॉर्थ टू साउथ 650 मीटर और ईस्ट टू वेस्ट 258 मीटर है। ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके टोटल कहते हैं कि 6 से 7 इसके तख्त या तख्ते थे हाइट के हिसाब से, बट इस वक्त जो मेंशन्ड है या इस वक्त जो इसमें मौजूद हैं वो 3 तख्ते हैं, फ़रा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श। तो अब मैं आपको उनकी तफसील साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ये पहला तख्ता जिस पे मैं मौजूद हूँ ये है फ़रा बख्श। अच्छा, ये जो पहला तख्ता है ये है फ़रा बख्श, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये फाउंटेन्स, और इसके साथ आप देख रहे हैं दोनों अतराफ़ में बाग, बहुत खूबसूरत बाग और घना बाग जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त हैं। अच्छा, ये जो शालामार बाग है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1641 में शाहजहाँ ने कराई, और 1642 में, यानी 1 से 1.5 साल में ये कंप्लीट हो गया। इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि मुग़ल दौर में जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे या उस वक्त के जो लोग थे, वो उनके लिए कश्मीर जो था वो विज़िटिंग पॉइंट था। तो कश्मीर में कश्मीर बाग है, उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थोड़ा सा, कुछ लोगों का ये कहना है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब बादशाह यहाँ पे आया तो यहाँ उनके वालिद का यहाँ पे मकबरा था, एक उनकी कब्र थी जहांगीर। तो वहाँ जब वो आए तो जनाब रात को जब वो सोए तो उनको ख्वाब में एक खूबसूरत सा बाग दिखाई दिया, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली सुबह हुक्म दिया कि जी एक ऐसा बाग तामीर किया जाए जो जैसा मैंने ख्वाब में देखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने यहाँ पे एक दरबार लगाया जब वो यहाँ आए, और हुक्म दिया कि जी कोई एक ऐसी नहर निकाली जाए दरिया रावी से जो
यहाँ तक आए। तो उस वक्त उनके जो वज़रा थे उनमें से आई थिंक अली मर्दान एक वहाँ पे उनके वज़ीर थे, उनको हुक्म दिया गया। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक ऐसे आदमी हैं जो दरिया रावी से नहर निकाल सकते हैं, और उस वक्त ये काम उनको सौंपा गया और उन्होंने 1 साल से 1.5 साल के अरसे में आई थिंक और जो मेंशन है हिस्ट्री में वो ये है कि 2 लाख इस पे लागत आई और दरिया रावी से यहाँ तक एक नहर निकाली गई। तो अगली दफ़ा जब बादशाह विज़िट पे आया तो नहर जो है वो तैयार थी और दरिया रावी से यहाँ तक पानी लाया गया। तो जब नहर यहाँ तक आ गई तो उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि यहाँ पे इसके गिर्द बाग तामीर किया जाए, और उस वक्त ये काम आई थिंक वहाँ उस वक्त की जो वज़ीर थे खलीलुल्लाह खान उनको सौंपा गया। तो खलीलुल्लाह खान ने जब यहाँ पे ये दरख्त लगवाए तो ये दरख्त कहते हैं कि उस वक्त काबुल और कंधार से लाए गए थे ये दरख्त। ये जनाब जब नहर भी बन गई और बाग भी तामीर हो गया तो फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि यहाँ पे रिहाइश के लिए जो है वो साथ में पैलेस और यहाँ पे 12 दरियाँ और यहाँ पे जो एक समझ लें कि यहाँ पे रहने के हिसाब से चीज़ें जो है ना वो कंस्ट्रक्ट की जाएं। तो फिर वो सारा कुछ हुआ और ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अरसे में ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये जनाब जो एरिया था पहला तख्त, इसको हम कहते हैं फरा बख्श। अब हम मूव करेंगे फैज़ बख्श की तरफ। कहते हैं कि ये जो ज़मीन थी उस वक्त कोई मीर महंगा थे या फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उस वक्त की जो अराई बरादरी थी उन्होंने ये जो ज़मीन है ये उनको दी थी। तो उसके बाद बादशाह ने ये हुक्म दिया था कि ये सारा एरिया उन्हीं के अंडर सुपरविजन रहेगा। और 1962 में जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद ये जो है वो अंडर गवर्नमेंट गया ये सारा एरिया। तो कहते हैं कि जो सिखों के दौर में और मुगलिया दौर में ये एरिया जो है वो अराइयों के या मीर महंगा की जो इंसेस्टर्स थे, जो उनकी फैमिली थी, उनके अंडर सुपरविजन रहा। और आजकल ये लोग आई थिंक बागबान पूरा में आबाद भी हैं। ये हम नीचे जो फैज़ बख्श तख्त एरिया है उसकी तरफ जाएंगे तो ये नीचे कॉरिडोर बनाया हुआ है, ये रास्ता बना के सीढ़ियाँ भी हैं और इस तरह की उन्हें जो है वो एरिया भी बनाया हुआ है। और ये एक जो तख्त है और उससे नीचे जो दूसरा तख्त है उनकी हाइट का डिफरेंस कोई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 फीट तक का। ये है जनाब दूसरा तख्त फैज़ बख्श। अब इसकी डिटेल आपको साथ में बताएंगे। ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये आबशार का एरिया है। पानी ऊपर से फ्लो करता था और ये नीचे पानी इसी तरह से गुजरता हुआ और ये इस पूल में जाया करता था। और इसी तरह ये जो तख्त है ये बादशाह के बैठने की सिटिंग एरिया था। यहाँ पे बादशाह जो है वो बैठ के दरबार लगाया करता था। और इनको ये दिखाइए ये पूल में जो टोटल फाउंटेन जो है ना वो शालामार बाग में वो तकरीबन कुछ 410 है और उसमें से ये फैज़ बख्श के एरिया में जो फाउंटेन्स हैं वो 155 है। ये सारा एरिया जो है ये नीचे इसका फ्लोर ये सारा कुछ ये संगे मरमर से बना हुआ है। संगे मरमर के पत्थर की एक खासियत ये होती है कि ये अमूमन ठंडा रहता है, तो इसीलिए ये यही वाला जो पत्थर है यहाँ यूज़ किया गया। अच्छा यहाँ पे आप मेरे बैक पे देख रहे हैं इस पूल के साथ जो फाउंटेन्स अंदर हैं और फिर इसकी साइड्स पे जो 12 दरिया हैं ये तकरीबन कोई कुछ लोगों का ख्याल है 5 से 6 या 6 से 7 12 दरियाँ थी। अभी बहरहाल हमें 5 से 6 नज़र आ रही हैं और इसमें 2 टाइप्स की हैं, एक रेड कलर में है और एक वाइट कलर में है। कहते हैं कि जो वाइट कलर में है ये इनको सावन के नाम से जो है वो याद किया जाता है या कहा जाता है, बोला जाता है। और फिर जो रेड है ये भादू, सावन और भादू मीन जो मानसून का जो मानसून बारिशों का जो सीज़न होता है उसको वो वाले महीने होते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त बादशाह सलामत जो होते थे वो इन्हीं 12 दरियों में बैठ के तो बरसात का नज़ारा किया करते थे। जी ये आप इसकी रूफ देखें, ये राजस्थानी पत्थर है उससे ये बनाई गई है और इसकी कोई सपोर्ट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इस तरह की कोई बड़ी सपोर्ट यूज़ की गई हो, बट ये उसी हिसाब से बड़ी इंटैक्ट और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इस तरह मौजूद है।
अच्छा, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं बारादरियाँ, ये कहा जाता है कि मुग़लिया सल्तनत के एक बादशाह आलमगीर, उनकी बेटी ज़ेब-ओ-निसा, शी वाज़ अ पोएट। तो वो यहाँ बैठा करती थीं और जब कभी बारिश या मौसम अच्छा हुआ करता था, तो वो यहाँ बैठकर पोएट्री किया करती थी। जी, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ तीसरे जो तख्त है, जिसको हयात बख्श कहा जाता है, उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये सबसे ज़ीरी, सबसे नीचे वाला तख्त है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एरिया आवाम के लिए हुआ करता था और आवाम को जब बादशाह ने आवाम से खिताब करना होता था, तो वो यहाँ आवाम को बुलाया करता था हयात बख्श तख्त। अच्छा, ये ज़रा आगे आइए, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये हयात बख्श एरिया में ये जो एरिया है ना, जहाँ चरागां यानी चिराग यहाँ पे जलाए जाते हैं शाम के टाइम। अब अगर आप इमेजिन करें यहाँ नीचे पानी आ रहा हो और ऊपर से यहाँ चिराग जल रहे हो, तो ये कितना खूबसूरत जो एक व्यू है वो मिलेगा आपको। तो ये उस दौर में यहाँ पे चिराग जलाए जाते थे और इस एरिया को फिर यहाँ पे किसी दौर में यहाँ पे मेरा चिरागा भी हुआ करता था, बट आजकल ये मेरा चिरागा अब यहाँ पे नहीं होता। मेरा ख्याल है अगर इसको यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको दोबारा रिकंटिन्यू करे तो टूरिज़म में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर एक पेशरफ्त है वो। अच्छा, ये मुग़ल जो मुग़लिया सल्तनत है उसके बाद फिर ये कुछ अरसा सिखों के दौर में उनके अंडर भी रहा और उसमें कहते हैं कि रंजीत सिंह जब यहाँ का बादशाह बना तो उसको थोड़ा सा ये था कि ये जो शालामार है इसके मीनिंग या शालीमार के मीनिंग जो है ना उसको काफ़ी ऑब्जेक्शन था और उसने ट्राई की कि इस नाम को चेंज किया जाए। एनी हाउ फिर उस वक्त के जो उनके जो बाकी दरबार के या वज़रा थे जो उनके उस वक्त के साथ, उन्होंने फिर उसको उनको कन्विंस किया कि शालामार इज़ अ पर्शियन वर्ड दैट मीन्स कि प्लेजेंट प्लेस टू लिव। तो इसके मानी जो है या इसके मीनिंग जो है वो अच्छे हैं। तो इस तरह उन्होंने इनको कन्विंस किया और फिर ये इसका नाम उसी तरह फिर मेंटेन रहा। पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश दौर में भी और फिर उससे पहले सिखों के दौर में और मुग़लिया दौर में यहाँ पे जो गैर मुल्की ओहदेदारान थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी गैर मुल्की ओहदेदारान जो हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, यहाँ पे उनको विज़िट कराया जाता है और ये एक बेहतरीन हमारा एक समझ लें कि आसार कदीमा या एक एसेट है, एक विरसा है। तो टूरिज़म को डेवलप करने की ज़रूरत है और लोगों को, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान में चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं बट हम अंडररेटेड हैं। बाकी दुनिया की निस्बत वहाँ जहाँ इससे ज़्यादा खूबसूरती भी नहीं है बट वो ओवररेटेड हैं। तो काइंडली अपने इस मुल्क की प्रोजेक्शन जो है ना उसको बेहतर करें और लोगों को इस टूरिज़म की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करें। तो ये आप सारा एरिया देखें और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें जो लोग इस शहर से बाहर से हैं तो वो कोशिश करें। सर्दियों के लिए ये बेहतरीन स्पॉट है घूमने फिरने के लिए और गर्मियों में अगर जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन आप ज़रूर डे टाइम पे आएँ। ये उस दौर की डोर्स हैं देखिए, उसकी कंस्ट्रक्शन और इसी पुराने स्टाइल में मौजूद अभी तक आपको जो दिखा रहे हैं ये सर इस दौर में मुख्तलिफ बहुत के साथ चल के मल्टीपल काफ़ी सारे डोर्स हैं बनाए गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि जब मैं इस पूरे एरिया को मैंने विज़िट किया तो मैंने देखा कि लोगों ने जो वहाँ पे आए हुए थे उन्हें मुख्तलिफ जैसे बॉटल थी पानी की खाली और कुछ रैपर्स वगैरह ये सारे जैसे वहाँ प्लॉट में ग्रासी प्लॉट में गिरे हुए थे। तो काइंडली अपने ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एरिया को हम साफ़ रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।